नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो डीएलएड की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। 3 तारीख से डीएलएड की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके अंतर्गत मैं डीएलएड की मैराथन क्लासेस लूँगा, जिसमें आने वाले 1 से 2 या 3 दिन के अंदर मैं सारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एवं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सारी मैराथन क्लासेस लूँगा। एक क्लास डीएलएड पास वाली क्लास होगी। तो अगर आप भी डीएलएड की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जहाँ से डीएलएड में बार बार प्रश्न बनते हैं, क्योंकि डीएलएड में हर छात्रों का डर रहता है कि मेरा बैक न लगे, और ख़ास करके मैथ में। तो डीएलएड में मैथ में बहुत बैक लगता है। तो मैं बताऊंगा मैथ में आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन से प्रश्नों को आपको तैयार करना है, जहाँ से आपका डीएलएड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए, आपको बैक पेपर न लगे। तो आज के सेशन के अंतर्गत मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन एवं नवाचार की मैराथन क्लास लूँगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डीएलएड में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप भी टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत हमारे चैनल पर सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार शिक्षक भर्ती एवं बीएड एवं डीएलएड सारी क्लासेज आपको मिलेंगी। तो आप लोग अगर टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है? तो मूलभूत शोध का दूसरा नाम जो होता है उसको हम मौलिक शोध कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक शोध कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य परिकल्पना क्या है? तो शून्य परिकल्पना होती है वो निर्देश सहित परिकल्पना होती है। यानी शून्य की जो परिकल्पना होती है वह निर्देश सहित परिकल्पना होती है। चलिए अगला प्रश्न, सकारात्मक परिकल्पना क्या है? उदाहरण दीजिए। तो इस परिकल्पना में परिकल्पना का कथन होता है कि सकारात्मक होता है, यथा एमडीएस से बच्चों के नामांकन में वृद्धि होना होता है। नकारात्मक परिकल्पना क्या होता है? उदाहरण दीजिए। तो नकारात्मक परिकल्पना से परिकल्पना का कथन होता है जैसे एमडीएम से बच्चों के नामांकन में कमी होना। यानी अगर नकारात्मक परिकल्पना पूछी जाए तो एमडीएस से बच्चों के नामांकन में कमी होता है, वहीं सकारात्मक पूछा जाए तो एमडीएस से बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आधे से ज़्यादा टॉपिक आपके सीटेट में भी मिलेंगे। तो ये सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग वगैरह, व्यापक मूल्यांकन, ये सब सीटेट में भी पूछा जाता है। तो आज का अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? बीटीसी 2018 में एवं 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दक्षता आधारित जो मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी सटीकता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र के किसी कार्य को कितनी सटीकता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन से जरूर सीटेट में तो प्रश्न पूछा ही जाता है। सीटेट के साथ साथ आपको जितने भी टीचिंग लाइन की परीक्षाएं होंगी, मूल्यांकन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग एक बात समझिए, दोबारा मूल्यांकन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो व्यापक मूल्यांकन जो होता है वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। यानी मूल्यांकन कितने प्रकार से हो सकता है? भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष के साथ साथ होता है। चलिए अब नवाचार क्या होता है, या शिक्षा में नवाचार से क्या आशय है? तो नवाचार 2 अक्षरों से मिलकर बना है, नव आचार, नवीन आचार। ठीक, तो नवाचार जो है 2 अक्षरों से मिलकर बना है, नव आचार यानी नवीन आचरण। शैक्षिक क्षेत्रों के प्रतिदिन नवीन परिवर्तन, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, नवाचार कहलाता है। तो नवाचार क्या है? नवाचार 2 अक्षरों से मिलकर बना है। कौन कौन से? नव प्लस आचार यानी नवीन आचरण। तो शैक्षिक क्षेत्रों के प्रतिदिन नवीन परिवर्तन, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, उसे हम नवाचार कहते हैं। तो आप लोग नवाचार समझ गए होंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? अभी हमने बात की थी ना, मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। कितने पक्ष होते हैं मूल्यांकन के? 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष। चलिए अगला प्रश्न, उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए अथवा उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो इसका सही हो जाएगा कौन कौन सा? उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, सुगमता, समय एवं कीमत। तो उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं होती हैं, उद्देश्यपूर्णता होती है, व्यापकता होती है, सुगमता होती है एवं समय एवं कीमत होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो मूल्यांकन के कई प्रकार के, आप सबको पता भी होगा ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, अति लघुत्तरी प्रश्न होता है, लघुत्तरी प्रश्न होता है, दीर्घोत्तरी प्रश्न होता है। तो कितने होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न। ऐसे ही आपको पेपर में भी मिलेंगे। जैसे 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, उसके बाद अति लघुत्तरी पर आएंगे, उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। ऐसे ही डीएलएड में भी पूछा जाता है ना, 5-5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ना। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं? उत्तर ए ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग एवं कौशल। चलिए शोध कितने प्रकार का होता है? तो शोध मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध। तो शोध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध एवं क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध क्या होता है? तो अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध होता है। तो जो अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध कहलाता है। चलिए क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए। तो समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, या क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। यानी हमारी ही समस्या हो एवं समाधान भी हमारा खुद का हो, तो उसी हम क्रियात्मक शोध का मूल आधार कहते हैं। मूल्यांकन क्या है? यानी इवैल्यूएशन क्या है? तो मूल्यांकन लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, यानी यह एक सतत प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन कहलाता है। तो मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है। ठीक, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक, इसको आप लोग याद करिएगा, प्रश्न पूछा भी जा चुका है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया होती है? मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया होती है। ठीक, परिकल्पना क्या होता है? तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना होता है। क्या? समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना होता है। तो जो समस्या होती है उसका जो प्रस्तावित उत्तर ही होता है उसको हम परिकल्पना कहते हैं। यानी हमारी कोई समस्या है, मान लीजिए आपकी कोई समस्या है, हाँ, और उसके बाद आप कल्पना करके उसका खुद ही उत्तर ढूंढें, प्रस्तावित उत्तर ढूंढें, तो उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। यानी खुद सोचें उसकी समस्या के बारे में, इस समस्या से बाहर कैसे आ पाएँ, तो इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। चलिए दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। यानी जब आपका कोई समस्या रहेगी तो उसका समाधान का पूर्व अनुमान, यानी आप कि मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं, अभी आपकी डीएलएड की परीक्षा होने वाली है, तो आप अभी बहुत परेशान हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, बैक न लग जाए हमारा। तो ये आप अब आप भी खुद आपको इस समस्या से निकलना है ना। तो इस समस्या के तो आप लोग सोचेंगे मैं सीरीज पूरी पढ़ लूँ तो उससे पास हो जाऊँगा, मैं कहीं और से पढ़ लूँ तो पास हो जाऊँगा। तो आप लोग जब खुद समस्या समाधान का अनुमान लगाएंगे, इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। यानी खुद समस्या होना, उसका खुद अनुमान लगाना, इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। तो इसको भी आप लोग याद करिएगा, जो परिकल्पना होती है इसको हम क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जानते हैं? तो परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जानते हैं बताइए आप लोग। तो क्रियात्मक परिकल्पना तथा उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं। तो क्रियात्मक परिकल्पना तथा उपकल्पना के नाम से भी हम जानते हैं। अगला है विद्यालय से संबंधित किसी समस्या का तत्कालिक हल किस प्रकार के सोच से किया जाता है? तो विद्यालय से संबंधित किसी समस्या का तत्कालिक हल किस प्रकार के सोच से किया जाता है बताइए आप लोग।
तो इसमें हो जाता है क्रियात्मक शोध के द्वारा, हम क्रियात्मक शोध के द्वारा किसी भी उसका हल निकालते हैं, ठीक। जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तियों रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो मूल्यांकन कहलाता है। अभी हमने पढ़ा है जब मूल्यांकन का मतलब ही होता है जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन। जैसे आप लोग ने देखा होगा ना कि बच्चों का टीचर लोग क्या कहते हैं, असेसमेंट टेस्ट लेते हैं ना, उसमें F1 होता है, F2 होता है, टेस्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद अंत में वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, फिर फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न योग्यताओं का मापन किया जाए, उसके व्यक्ति रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है, ठीक। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, कहलाता है, ठीक। चलिए, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है? तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है? तो समस्या की पहचान करना। क्या कहलाता है? समस्या की पहचान करना। अगर आप इस नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, ठीक। आप इसको ज्वाइन हो जाइएगा। इसको आपको बीट आंसर की प्रोवाइड करा दिया जाएगा क्लास के बाद। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। इस पर डेली क्लासेस के बाद PDF प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ होता है? तो वेस्ले के अनुसार मापन मूल्यांकन का उपभाग होता है, यानी मापन को हम मध्यमान भी कहते हैं। तो वेस्ले के अनुसार मापन मूल्यांकन का उपभाग होता है। मापन को हम मध्यमान, अंक, मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मात्रात्मक होता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। तो वेस्ले के अनुसार क्या कहा है मापन को उन्होंने? मापन मूल्यांकन का उपभाग होता है। मापन को हम मध्यमान, अंक, मात्रा, औसत, प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मात्रात्मक भी होता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों पे होता है। चलिए, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? तो न्यायादर्श कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यायादर्श। चलिए, समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर जो होता है वो परिकल्पना कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है क्या कहलाता है? ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है उसको हम क्या कहलाता है? तो विश्वसनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्वसनीयता। चलिए, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के जो प्रमुख प्रकार होते हैं उसमें पहला होता है परिणात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है लिखित मूल्यांकन यानी लिखित परीक्षण, तीसरा होता है मौखिक परीक्षा। क्या होता है तीसरा? मौखिक परीक्षा। चौथा क्या होता है? प्रायोगिक परीक्षा। तो परिणात्मक मूल्यांकन, लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। उसके बाद होता है गुणात्मक मूल्यांकन जिसमें होता है साक्षात्कार, अवलोकन, घटनाविद, जांच, सूची और स्तर माप प्रश्न। तो अगर आपसे पूछा जाए मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार कितने होते हैं? मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं, परिणात्मक मूल्यांकन एवं गुणात्मक मूल्यांकन। तो परिणात्मक मूल्यांकन में भी कितने भागों में बांटा गया है? लिखित परीक्षण एवं मौखिक परीक्षा। वहीं क्या कहते हैं? और प्रायोगिक परीक्षा। वहीं गुणात्मक मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा गया है? साक्षात्कार, अवलोकन, घटनावृत्त एवं जांच एवं सूची और स्तर माप प्रश्न। अब आता है फॉर्मेटिव या रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीटेट के हर शिफ्ट में आपको यहाँ से प्रश्न मिलता है। तो सोच लीजिए, आप लोग जो DLED में पढ़ रहे हैं और सीटेट में भी आपको काम देता है। अगर आप लोग ढंग से DLED की जितनी बुकें हैं उसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग 80% टॉपिक सीटेट और यूपीटेट के कवर कर लेते हैं। चलिए, फॉर्मेटिव या रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो मूल्यांकन जो होता है, एक होता है अधिगम के लिए आकलन, एक अधिगम का आकलन, एक अधिगम असेसमेंट एज लर्निंग, स्वयं का आकलन। तो रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसके द्वारा छात्र के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है।
प्रो एस के दुबे के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। अर्थात इसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने को ही मूल्यांकन कहा जाता है। यानी हमारे पास जो ज्ञान होता है उसको हम अपने दैनिक जीवन में जो प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। यानी प्रारंभिक ज्ञान जो बालक के पास जो ज्ञान होता है, जब विद्यालय में जाते हैं बालक तो उन्हीं ज्ञान के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाए तो उसी को हम फॉर्मेटिव मतलब अपने ज्ञान के पूर्व ज्ञान के अनुसार अपने नए ज्ञान को अर्जित करना है। ठीक, फॉर्मेटिव मूल्यांकन के कोई 2 लाभ बताइए। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन के प्रमुख लाभ इस प्रकार के हैं। मान लीजिए इसके माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। इसके द्वारा छात्र की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन से किस प्रकार का प्रयोग करता है। ठीक, आंकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? आंकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं अथवा समेटिव मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो समेटिव मूल्यांकन की बात करते हैं। आंकलित मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आंकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। तो आंकलित मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है आंकलित मूल्यांकन के द्वारा हम छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का एवं क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं। प्रो एस के दुबे के अनुसार आंकलित मूल्यांकन का एक व्यापक क्रिया होता है जो कि छात्रों के शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकल स्तर को स्पष्ट करती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंकलित मूल्यांकन या फॉर्मेटिव मूल्यांकन से होने वाले 2 लाभ बताइए। तो इसमें छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। तो आंकलित मूल्यांकन या फॉर्मेटिव मूल्यांकन से होने वाले लाभ में बात की जाए तो इसमें हम छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, कौशलात्मक पक्ष का एवं मूल्यांकन किया जाता है। वहीं आंकलित मूल्यांकन द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। तो आंकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। समस्या हमारी, समाधान हमारा मूल आधार है। किसका है? क्रियात्मक सोच का। अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है। तो ब्लूप्रिंट का जो संबंध होता है वह प्रश्नपत्र निर्माण से होता है। ब्लूप्रिंट के द्वारा हम प्रश्नपत्र बनाते हैं, प्रश्नपत्र का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? प्रश्नपत्र का। ठीक, चलिए शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो जो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रयोग था स्टीफन एम कोरे ने किया था। किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ने। चलिए अगला प्रश्न, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है या कथन किसका है? या कथन रास का है। किसका है? रास का। चलिए वार्षिक मूल्यांकन क्या है? तो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। तो जो सत्र के अंत में जो परीक्षाएं नहीं होती स्कूल में उसी को हम वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वार्षिक मूल्यांकन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्षों से है? संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के 6 पक्षों से हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। ठीक, क्रियात्मक शोध की 2 आवश्यकता या महत्व बताइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता होती है? तो इसमें होता है विद्यालय के परंपरागत शैली परिवर्तन या सुधार लाने हेतु, शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए एवं अगला प्रश्न है उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो उपचारात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य होता है छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना होता है। तो उपचारात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? छात्र के अधिगम संबंधी, देखिए परीक्षण एक होता है उपचारात्मक। ठीक, तो उपचारात्मक में क्या होता है? मान लीजिए कोई छात्र है, उसके अधिगम में, उसके सीखने में कोई त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को दूर उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना होता है। यानी उसकी जो त्रुटियां हैं उसको दूर करना और उसे उपचारात्मक परीक्षण देना, इसी को हम उपचारात्मक परीक्षण बोलते हैं। यानी उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य यह होता है कि छात्र की अधिगम संबंधी जो भी त्रुटियां होती हैं उनको दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा में ले जाना या उचित दिशा प्रदान करना ही हम उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। परीक्षण किसे कहते हैं? परीक्षण से आप क्या समझते हैं?
तो यह प्रक्रिया जिसमें परीक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है परीक्षण कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें प्रशिक्षक जो होता है यानी टीचर जो होता है प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है। ठीक, जांच करता है तो अब परीक्षण कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है परीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षण जो होता है निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण 2 प्रकार से होता है। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि ज्ञानात्मक पक्ष के जो प्रमुख स्तर हैं वह हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मापन कैसा होता है? तो मापन मात्रात्मक होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। चलिए, क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए। तो क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जा सकता। तो क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जा सकता। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्न हैं। क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जा सकता। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्न हैं। चलिए आइए देखते हैं। अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, विशेष होते हैं। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध की कोई 4 क्षेत्र बताइए। क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र तो कौन कौन से होते हैं? शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं पहला हो गया। विद्यालय संबंधी समस्याएं होती हैं। ठीक, उसके बाद होता है मूल्यांकन संबंधी समस्याएं। तो शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, मूल्यांकन संबंधी समस्याएं आती हैं, यूँ विद्यालय संबंधी समस्याएं आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। यूँ पाठ्य सागामी गतिविधियों से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियां का नाम बताइए। मान लीजिए आप कोई उत्तम प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी विधियों का नाम बताइए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? नमूना तैयार करना होता है कि हमें कहाँ से प्रश्न उठाना है। एक पूरा फॉर्मेट बनाएंगे ना, उसके बाद ब्लूप्रिंट बनाएंगे, एक उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे। उसके बाद प्रश्न बनाना होगा, फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना होगा। तो कौन कौन से? नमूना तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न बनाना, प्रश्न पत्र का संपादन करना। चलिए, व्यापक मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन का जो महत्व होता है इसमें व्यक्तिगत के समस्त पक्षों का मूल्यांकन होता है। तो इसमें व्यक्ति के समस्त पक्षों का मूल्यांकन होता है। मापन के प्रकार बताइए। तो मापन के जो प्रकार होते हैं मानसिक मापन, भौतिक मापन। ठीक, चलिए, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो मुख्य अंग हैं शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो मूल्यांकन का क्या क्या उद्देश्य होता है? तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है हमें किसी अधिगम स्तर की जांच करना। यानी ये मान लीजिए किसी बालक में जो जो त्रुटियां हैं उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक पक्ष का जांच करना ही मूल्यांकन कहते हैं। ठीक, चलिए, भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? तो छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन हम भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो भावात्मक पक्ष कम होता है तो छात्रों की रुचि, संवेग एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन जब होता है तो उसको हम भावात्मक पक्ष कहलाता है। प्रयोगी मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से है? तो प्रयोगी मूल्यांकन का संबंध विज्ञान, भूगोल एवं कृषि से है। ठीक, अगला है मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षा होती है? तो मूल्यांकन हेतु सत्रीय परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है। यानी 3 महीने वाली परीक्षा, 6 महीने वाली एवं 1 साल वाली। ठीक, चलिए, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के जो प्रमुख पक्ष होते हैं एक होता है ज्ञानात्मक एवं होता है भावात्मक। ठीक, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उनके मूल्यांकन हेतु एक व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होती है। वैधता क्या है? यानी वैल्यू। तो वैधता का अर्थ होता है वह कार्य कुशलता है। वैधता का अर्थ है वह कार्य कुशलता है जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। तो वैधता का जो अर्थ होता है वह कार्य कुशलता है जिससे कोई परीक्षण
उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है? तो अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों हेतु उसे तैयार किया जाता है। ठीक, तो अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों हेतु उसे तैयार किया गया है। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न करने का जो उद्देश्य होता है, बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना होता है। मान लीजिए कोई बालक पढ़ रहा है, तो आप उसके ज्ञान, मान लीजिए कोई बालक स्कूल में आया, तो आप कैसे पता करेंगे कि उसका ज्ञान कहाँ तक है? तो आप उससे प्रश्न करेंगे ना। जब आप प्रश्न करेंगे, बालक उस प्रश्नों का जवाब देगा, तो आप उसका मूल्यांकन कर पाएंगे कि वह छात्र कितना पढ़ने में तेज है, कि उसकी किस विषय में कमज़ोर है। तो ऐसे ही आप पहले प्रश्न करेंगे, बालक प्रश्न का आंसर देगा तो आप उसके ज्ञान के स्तर का पता लगाएंगे। इससे ही हम प्रश्न करने का यही लाभ होता है। इससे बालक परिस्थिति के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। तो आप प्रश्न करेंगे तो बालक उसका आंसर देगा, तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना बालक सीखते हैं ना। क्रियात्मक सोच की समयावधि क्या होती है? तो क्रियात्मक सोच की समयावधि क्या होती है? तो क्रियात्मक सोच की कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है। यह 1 मिनट में भी हो सकती है और 1 वर्ष में भी। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। चलिए, क्रियात्मक सोच को परिभाषित कीजिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध कहलाता है। यानी जब मान लीजिए आप कोई कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समाधान के लिए, मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं ना, उसमें आपको कोई समस्या आती है, तो उस कार्य से संबंधित समस्या के कारणों को आप जानने की कोशिश करेंगे एवं समाधान के लिए किया जाने वाला शोध जो होगा उसको ही हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता होती है? शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक सोच से ही संभव है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक सोच से ही संभव होता है। चलिए, क्रियात्मक सोच के 2 प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो क्रियात्मक सोच के 2 प्रमुख उपकरणों का साक्षात्कार एवं अवलोकन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ होता है? तो परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। यानी आप कुछ सोचें, उस समस्या, आपकी कोई समस्या है, आप उसकी कल्पना करेंगे और उसका समस्या समाधान करने के लिए सोचेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? परिकल्पना कहते हैं, आसान भाषा में। ठीक, आप लोग परिकल्पना समझ गए होंगे। शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नवाचार से प्रश्न पूछा जाता है। नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। तो नवाचार वह परिवर्तन होता है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार कर दे। चलिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है? मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है बताइए आप लोग। तो मूल्यांकन का जो लक्ष्य होता है, गुणत्व को बढ़ाना होता है, वर्गीकरण करना होता है, चयन होता है एवं निर्देशन में मदद देनी आदि होता है। तो मूल्यांकन का लक्ष्य होता है और गुणवत्ता को बढ़ाना होता है, वर्गीकरण करना होता है, चयन होता है, निर्देशन में मदद देना आदि होता है। चलिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से तात्पर्य छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष का मतलब होता है, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से तात्पर्य छात्रों के भाव, रुचि, दृष्टिकोण, मूल्यों की मनोवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ आदि का मूल्यांकन करना होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सागामी पक्ष से आप क्या तात्पर्य है?
तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावात्मक और कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावात्मक एवं कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, इसे ही हम संज्ञान सहगामी पक्ष कहते हैं। चलिए, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन में छात्र जो होते हैं, छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो युग्म मूल्यांकन में यह होता है कि छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए, सतत मूल्यांकन का क्या आशय है? सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहे। सतत का मतलब होता है लगातार। तो सतत मूल्यांकन से आशय यह होता है कि उस मूल्यांकन से है कि जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे छात्र के अनुभव और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता है, यानी लगातार मूल्यांकन होता रहे, उसी को हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। सतत का मतलब होता है लगातार, तो लगातार जो होता रहता है उसको हम लगातार मूल्यांकन होता है। तो व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। तो उत्तर व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के सभी पक्ष संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना होता है। बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? तो बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? तो बच्चों की अभिवृद्धि का आशय यह है कि बालकों के डील डौल एवं भार में वृद्धि उसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। तो बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे वृद्धि होती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने तथा तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। तो बच्चों में शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। तो बच्चों की अभिवृद्धि से यह आशय होता है कि बालक के डील डौल एवं भार में वृद्धि होती है, उसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। तो बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे वृद्धि होती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने तथा तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों में आप क्या आशय है? तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से यह आशय है कि दी गई सूचियाँ दो अथवा दो से अधिक में एक सूची आधार सूची के एकांशों से दूसरी सूची प्रतिक्रिया सूची, जिससे एक या अधिक सूचियाँ हो सकती हैं, कि एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनाना कहलाता है। चलिए, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। तो क्रियात्मक शोध का जो उद्देश्य होता है, शिक्षा के जगत के लोगों द्वारा संस्था सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना होता है। तो क्रियात्मक शोध का जो उद्देश्य होता है, शिक्षा जगत के लोगों द्वारा संस्था सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना होता है। क्रियात्मक सोच से क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक सोच से आशय उस व्यवहारिक सोच से है जिससे विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। तो क्रियात्मक सोच से आशय उस व्यवहारिक सोच से है जिसमें विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। तो न्याय दर्श से आप क्या समझते हैं? तो न्याय दर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या में चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वह संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। तो न्याय दर्श क्या होता है? न्याय दर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या में चुने गए छोटे से छोटे समूह होते हैं से जिनका चयन इस प्रकार किया गया है संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। क्रियात्मक सोच के उपकरणों के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक सोच के उपकरण के रूप में अवलोकन से आशय है कि उस सोच से में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। तो क्रियात्मक सोच के उपकरण के रूप में अवलोकन से आशय होता है कि उस सोच में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना एवं अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। क्रियात्मक सोच के अंतर्गत पद्धति विश्लेषण का क्या आशय है? तो क्रियात्मक सोच में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित पदार्थों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना पद्धति विश्लेषण कहलाता है। तो क्रियात्मक सोच में जो प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित पदार्थों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है उसको हम पद्धति विश्लेषण कहते हैं।
शून्य परिकल्पना का अर्थ बताइए। तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिसमें यह मानकर चलते हैं कि दो चरों से कोई संबंध नहीं है या दो समूह में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं होती हैं। शोध की समस्या अनुभवजन्य होती हैं एवं यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। नवाचार से आप क्या समझते हैं? तो नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना होता है। तो नवाचार यह होता है, नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना होता है। तो आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। तो क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण बताइए। तो अवलोकन एवं साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण होते हैं। क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता हो। तो क्रियात्मक शोध से यह होता है कि इसमें शोध का एक व्यवहारिक रूप होता है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों के द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उसके द्वारा किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक शोध को कहते हैं। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो, वह विचारोत्तेजक हो एवं प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करने वाला हो। प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने एवं पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने एवं मानसिक शक्तियों का विकास करने हेतु किया जाता है। परिकल्पना से आप क्या आशय है? तो शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के हमने पहले भी बात कर लिया है। मौखिक होता है, लिखित साक्षात्कार होता है, निरीक्षण होता है, अवलोकन होता है, प्रायोगिक होता है, रचनात्मक एवं आखिरी मूल्यांकन होता है। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के जो प्रमुख पक्ष होते हैं संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक एवं कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष होता है। चलिए, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रश्नों के प्रमुख प्रकार हैं विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न एवं स्मृति प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न एवं बोल प्रश्न इत्यादि। परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया हो। क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता होती है? तो विद्यालय में विभिन्न समस्याओं में त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन से आप क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन से यह अभिप्राय होता है कि मूल्य के अंकन से शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया है। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों एवं वस्तुओं के किन्हीं गुण या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। परीक्षण का अर्थ बताइए। तो परीक्षण जो मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। तो क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या होता है? समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। क्रियात्मक शोध के चरण कौन कौन से होते हैं? इसके जो चरण होते हैं समस्या का चयन करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्या सीमांकन करना, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना एवं क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना। अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस द्वारा शुरू की गई थी? तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर पूछा जाएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। निबंधात्मक परीक्षा दो प्रकार की होती है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, हम उनको देखते हैं। क्योंकि यह एक पूरी मैराथन क्लास है, एक क्लास
आपका शैक्षिक मूल्यांकन नवाचार समाप्त हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न आप जब लघुत्तरी एवं अति लघुत्तरी पढ़ लेंगे उससे आप बहुविकल्पी भी कर लेंगे। आप लोग सीरीज से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम शैक्षिक मूल्यांकन नवाचार में लघुत्तरी प्रश्न को देखते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न हो गए, अब लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं। क्रियात्मक शोध की विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध का जो क्षेत्र होता है अत्यंत सीमित होता है एवं क्रियात्मक शोध में लचीलापन होता है एवं आवश्यकता अनुसार उसमें फेरबदल होते रहते हैं या किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध का जो क्षेत्र होता है अत्यंत सीमित होता है, क्रियात्मक शोध में लचीलापन होता है एवं आवश्यकता अनुसार उसमें फेरबदल किया जाता है। चलिए, एवं क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता एवं उपभोक्ता स्वयं शिक्षक, प्रधानाध्यापक और निरीक्षक होता है। तो क्रियात्मक शोध में जो शोधकर्ता हो एवं उपभोक्ता स्वयं शिक्षक, प्रधानाचार्य एवं निरीक्षक होता है। चलिए, एवं क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता का सीधा संबंध समस्या से होता है, क्रियात्मक शोध में परिस्थितिजन्य होती है। चलिए, अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व एवं आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध का जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्व एवं आवश्यकता होती है, शिक्षा में प्रतिदिन नवीन संशोधन एवं परिवर्तन आवश्यकता अनुसार होते रहते हैं। अतः शिक्षण अधिगम तथा विद्यालय प्रशासन के दृष्टिकोण एवं व्यवहार को प्रगतिशील बनाए रखने हेतु क्रियात्मक शोध का प्रयोग में लाना निम्न प्रकार से आवश्यक होता है। तो शिक्षा में प्रतिदिन नवीन संशोधन एवं परिवर्तन आवश्यकता अनुसार होते रहते हैं। अतः शिक्षण अधिगम तथा विद्यालय प्रशासन के दृष्टिकोण एवं व्यवहार को प्रगतिशील बनाए रखने हेतु क्रियात्मक शोध का प्रयोग में लाना निम्न प्रकार से आवश्यक होता है। जैसे विद्यालय के परंपरागत कार्यकौशलों में सुधार लाने के लिए, विद्यालय वातावरण में सुधार लाने के लिए प्रधानाचार्य शिक्षकों और निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर उन्हें समस्याओं के समाधान में रुचि लेने के लिए एवं विद्यालय के गतिविधियों को विकसित करने के लिए। चलिए, क्रियात्मक सोच से क्या क्या लाभ है। तो क्रियात्मक सोच से विद्यालय के परंपरागत कार्यप्रणाली में सुधार, क्रियात्मक शोध में विद्यालय के वातावरण में सुधार होता है एवं छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। तो क्रियात्मक सोच से विद्यालय के परंपरागत कार्यप्रणाली में सुधार, क्रियात्मक शोध में विद्यालय के वातावरण में सुधार होता है एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास होता है। क्रियात्मक सोच से शोधकर्ता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है एवं क्रियात्मक सोच समग्र नामांकन में सहायक होता है तथा पठार की समस्या खत्म होती है। क्रियात्मक शोध के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो क्रियात्मक शोध का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय के परंपरागत कार्यप्रणाली में सुधार लाना होता है एवं विद्यालय के वातावरण में भी सुधार लाना क्रियात्मक शोध का प्रमुख उद्देश्य होता है। उसके अलावा क्रियात्मक शोध द्वारा शोधकर्ता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना भी उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं मापन तथा परीक्षण में अंतर बताइए। यह भी प्रश्न बन चुका है। तो मापन तथा परीक्षण में अंतर की बात करें तो मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। मापन जो होता है, मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है। तो मापन का संबंध किससे होता है? भौतिक गुणों से होता है। वहीं परीक्षण का जो संबंध होता है मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुण दोनों से होता है। तो मापन का संबंध सिर्फ भौतिक गुणों से होता है, लेकिन परीक्षण का संबंध जो होता है मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। चलिए, मापन का क्षेत्र व्यापक होता है। तो मापन का जो क्षेत्र होता है व्यापक होता है, परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। तो मापन का क्षेत्र व्यापक होता है, परीक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। चलिए, उसके बाद मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर होता है। मापन में किसी सामान्य प्रकार के उत्तर होते हैं। वह परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, देने का प्रयास किया जा सकता है। तो आप लोग मापन एवं परीक्षण में अंतर समझ गए होंगे। मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है, तो परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। मापन का क्षेत्र व्यापक होता है, तो परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर होता है, तो परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है एवं देने का प्रयास किया जाता है। अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो अच्छा प्रश्न बनाने की जो प्रमुख विधियां हैं, नमूना तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न बनाना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, अंक तालिका एवं अंक प्रणाली तैयार करना, प्रश्नों के क्रम से करना। व्यवहारिकता से आप क्या समझते हैं। तो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता यह है कि व्यवहारिकता से आशय यह है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके और परीक्षा का मूल्यांकन भी आसानी से हो सके। परीक्षा के प्रश्नों में रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि छात्रों के प्रश्नों का उत्तर सरलता से दें
और अध्यापक भी उन प्रश्नों की कुशलता से अंक प्रदान कर सके। तो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता यह होती है कि व्यवहारिकता से आशय यह होता है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके और परीक्षा का मूल्यांकन भी आसानी से हो सके। परीक्षा के प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि छात्र प्रश्नों का जो उत्तर हो सरलता से दे सके और अध्यापक भी उन प्रश्नों का कुशलता से अंक प्रदान कर सके। तो क्रियात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक चरण होता है। तो क्रियात्मक जो परिकल्पना होती है क्रियात्मक शोध का एक चरण होती है। जब किसी समस्या का समाधान करना होता है तो परिकल्पना का निर्माण करना जरूरी होता है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्रियात्मक परिकल्पना होती है एवं क्रियात्मक परिकल्पना समस्या का पूर्वानुमान होता है। यानी जब आपकी कोई समस्या होगी तो उसको समाधान करने के लिए आप लोग को परिकल्पना का निर्माण करना होगा, यानी कुछ सोचना होगा कि समस्या को हम कैसे समाधान करें, उसके बारे में सोचेंगे, उसका निर्णय लेंगे, हमें ऐसे करेंगे तो समस्या से हमें छुटकारा मिलेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? परिकल्पना कहते हैं। क्रियात्मक परिकल्पना होती है जो क्रियात्मक शोध का एक चरण होती है। जब हम समस्या का समाधान करना होता है तो परिकल्पना का निर्माण करना जरूरी होता है और समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही जो समस्या का प्रस्तावित जो हमें उत्तर मिल जाता है कि परिकल्पना के बाद उसी हम क्रियात्मक परिकल्पना कहते हैं। तो आप लोग परिकल्पना और क्रियात्मक परिकल्पना समझ गए होंगे। जब आपकी कोई समस्या होगी तो समस्या के लिए आपको परिकल्पना का निर्माण करना होगा, यानी उस समस्या से निवारण के लिए आपको उस बारे में सोचना होगा कि समस्या से हम कैसे आएँ। तो आप जब सोचेंगे, सोचने के बाद जब वो समस्या का जो उत्तर मिलेगा उसी को हम क्रियात्मक परिकल्पना कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। यानी क्रियात्मक परिकल्पना समस्या का पूर्व अनुमान होती है, यानी अनुमान लगाते हैं कि हम इस समस्या से कैसे छुटकारा मिलेगा। निर्देशित परिकल्पना किसे कहते हैं? अब हम निर्देशित परिकल्पना की बात करें, जब शोधकर्ता की परिकल्पना से दिशा ज्ञात होती है तो उसे हम निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। यानी जब शोधकर्ता की परिकल्पना से दिशा निर्धारित हो तो उसे हम निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। या दो प्रकार का होता है। सकारात्मक परिकल्पना, इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है। दूसरा होता है नकारात्मक परिकल्पना, इसमें परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है। तो यानी कभी कभी पॉजिटिव बातें भी हम सोचते हैं, कभी कभी हम निगेटिव बातें भी सोचते हैं, तो इसी को हम सकारात्मक और नकारात्मक भी कहते हैं। कभी मन में अच्छे ख्याल आते हैं, अच्छी चीज़ सोचने लगते हैं, कभी कभी हम मन में उलझनें आती हैं तो हम नकारात्मक चीज़ें भी सोचने लगते हैं, तो इसी को हम सकारात्मक परिकल्पना और नकारात्मक परिकल्पना कहते हैं। अब हम सतत मूल्यांकन का उद्देश्य की बात करते हैं। तो सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। सतत का ये अर्थ होता है लगातार। तो सतत का क्या अर्थ होता है? सतत का अर्थ जो होता है लगातार होता है। ठीक, लगातार। तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी निरंतर चलती है। तो सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाला मूल्यांकन होता है। इसका प्रमुख जो उद्देश्य होता है छात्रों का अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रतिमाह मूल्यांकन करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। तो छात्रों का अध्ययन एवं उपलब्धियों के प्रतिमाह मूल्यांकन करना और छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो अंतर होता है, हम सतत मूल्यांकन की बात कर लें तो सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो निरंतर चलता है। तो सतत मूल्यांकन निरंतर चलता है, इसे निरंतर मूल्यांकन योजना कहते हैं। एवं सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह चलती रहती है। तो सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसमें छात्रों के शैक्षिक कौशलों का जांच जो होती है हम प्रतिमाह करते रहते हैं। यह एक लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र ज्ञानार्जन के शैक्षिक कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक के शैक्षिक कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है। अब हम व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं। तो व्यापक मूल्यांकन को निरंतर मूल्यांकन योजना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष को मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ करते हैं। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ज्ञानार्जन के शैक्षिक मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षावेत्तर उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। अब हम क्रियात्मक शोध के क्षेत्र को बताइए। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध के क्षेत्र को बताइए। तो क्रियात्मक शोध के क्षेत्र को बताइए। तो क्रियात्मक शोध के क्षेत्र में मुख्यतः शैक्षिक समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं का उद्गम वर्तमान परिस्थितियों में पहचानी गई कठिनाइयों के आधार पर होता है। तो जो क्रियात्मक शोध के क्षेत्र में मुख्यतः शैक्षिक समस्याएं आती हैं, जब हम इन समस्याओं का उद्गम वर्तमान परिस्थितियों में पहचानी गई कठिनाइयों के आधार पर होता है, जैसे शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं, अच्छे आचरण से संबंधित समस्याएं, गृह कार्य से संबंधित समस्याएं,
दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम, इकाई शिक्षण की समस्या, मूल्यांकन एवं परीक्षा संबंधी समस्याएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, परीक्षा में विश्वसनीयता, परीक्षा में वस्तुनिष्ठता, परीक्षा में विकल्प संबंध समस्या, पाठ्य से आगामी गतिविधियों से संबंधित समस्या एवं गतिविधियों के प्रति विद्यार्थी की रुचि उत्पन्न करना एवं खेल के मैदान एवं उपकरण आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रशासन तथा प्रशासन संबंधी समस्या, विद्यालयों में शिक्षकों का कम होना, बहुकक्षा शिक्षा में कठिनाई, विद्यालय में अध्यापक का विलंब से आना, शिक्षक अभिभावक सहयोग की समस्या। तो आप लोगों ने देखा कि जो क्रियात्मक शोध के क्षेत्र में समस्याएं होती हैं, इसमें कई होता है। शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं होते हैं, अच्छे आचरण से संबंधित समस्या हो सकती है, गृह कार्य से संबंधित समस्या होती है, इकाई शिक्षक की समस्या होती है, मूल्यांकन एवं परीक्षा संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी समस्याएं होती हैं, परीक्षा में विश्वसनीयता होती है, परीक्षा में वस्तुनिष्ठता होती है, परीक्षा में विकल्प संबंध समस्या होती है, पाठ्य सामग्री गतिविधियों संबंधी समस्या होती हैं, खेल के मैदान एवं उपकरण में समस्या होती है, विद्यालय प्रशासन तथा प्रशासन संबंधी समस्या, तो इसमें विद्यालय में शिक्षकों का कम होना, बहुकक्षा शिक्षा में कठिनाई, विद्यालय में अध्यापक का विलंब से आना, शिक्षण अभिभावक सहयोग की समस्या आदि होती है। अब हम शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण के द्वारा अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है। जब अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच की जाती है, अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार जब कोई शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तब अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अधिगम की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात अध्यापक जांचता है कि उसके कक्षा में सीखने की प्रक्रिया कहाँ तक हुई। और इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित होते हैं एवं शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मूल्यांकन के अभाव से शिक्षण अधिगम नीरस हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? तो क्रियात्मक शोध के कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें हमें समस्या का पहचान करना होता है, समस्या चुनने का कारण पता करना होता है एवं क्रियात्मक परिकल्पना होती है, कार्य विधि होती है एवं पद्धति विश्लेषण होता है, उसके बाद हमें निष्कर्ष होता है। अगला प्रश्न है, न्यायादर्श क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो न्यायादर्श अंग्रेजी भाषा के शब्द सैंपल का विशिष्ट रूप है। न्यायादर्श का अर्थ होता है नमूना या न्यायादर्श। क्रियात्मक सोच से संबंधित संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा न्यायादर्श कहलाता है। विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं? तो विश्वसनीयता एक उत्तम परीक्षण की कसौटी है। यह उत्तम परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। उसका विश्वसनीय होना। विश्वसनीयता से आशय ऐसी परीक्षण से है जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम दे सके। तो वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं? एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से आशय है कि परीक्षण एक उस स्तर से परीक्षार्थियों के अनुकूल हो और सम्मिलित समस्त प्रश्नों के एक निश्चित उत्तर हों, ताकि उन्हें जांचने में परीक्षक की भावना, विचार, पसंद नापसंद का कोई प्रभाव न पड़े। वैधता किसे कहते हैं? तो वैधता उत्तम परीक्षण की विशेषता है। वैधता से हमारा आशय जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ हो, उस उद्देश्य की पूर्ति व परीक्षण करे। जैसे विज्ञान के प्रश्नपत्र में अंग्रेजी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह विज्ञान की योग्यता का परीक्षण न होकर भाषा का परीक्षण हो जाएगा। तो वैधता क्या होता है? उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है। वैधता से हमारा आशय उस उद्देश्य की पूर्ति से है जो परीक्षण का निर्माण हुआ हो, उस उद्देश्य की पूर्ति व परीक्षण करे। जैसे विज्ञान के प्रश्नपत्र में अंग्रेजी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह विज्ञान की योग्यता का परीक्षण न होकर भाषा का परीक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के विभिन्न चरणों की बताइए। तो विभिन्न क्रियात्मक शोध के जो विभिन्न चरण होते हैं प्रमुख होते हैं, जिसमें हमें समस्या की पहचान करना होता है, उसके बाद समस्या चुनने का कारण बताना होता है, क्रियात्मक परिकल्पना होती है, कार्य विधि पद्धति विश्लेषण होता है, निष्कर्ष होता है, भावी कार्य होता है, योजना का निर्माण करना, समस्या की पहचान करना। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत सर्वप्रथम समस्या की पहचान की जाती है। समस्या की पहचान करते समय निम्नलिखित ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम समस्या की पहचान करते हैं हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे समस्या जो है का शोधकर्ता के कार्य से सीधा संबंध होना चाहिए। समस्या का समाधान स्वयं शोधकर्ता द्वारा होना चाहिए। तो समस्या का शोधकर्ता के कार्य पर सीधा संबंध होना चाहिए, समस्या का समाधान स्वयं शोधकर्ता द्वारा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एवं समस्या समाधान का कम समय में होना चाहिए। समस्या चयन के कारण समस्या के चयन के उपरांत शोधकर्ता समस्या के कारणों को जानने का प्रयत्न करता है तथा कारणों के लिए साक्ष्य भी एकत्रित करता है।
क्रियात्मक परिकल्पना समस्या समाधान का प्रस्तावित उत्तर ही क्रियात्मक परिकल्पना कहलाती है। जब समस्या का समाधान किया जाता है तो उसके लिए परिकल्पना का निर्माण जरूरी होता है। इस चरण में समस्या का विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न सुझावों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त सुझाव की क्रियात्मक परिकल्पना कहलाता है। क्रियात्मक परिकल्पना से यह संकेत मिलता है कि समस्या का समाधान संभव है। चौथा है कार्यविधि। चौथे चरण में यह उल्लेख किया जाता है कि न्यायाधीश का चयन किया गया। इसमें समय सीमा का निर्धारण भी किया जाता है। पदार्थ संग्रह किस प्रकार किया जाना चाहिए उसकी रूपरेखा भी निश्चित की जानी चाहिए। क्या पदार्थ संग्रह में साक्षात्कार प्रश्नावली अभिलेखों की सहायता कैसे लेनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं का निर्धारण इस कार्यविधि के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आता है पांचवा पद्धति विश्लेषण। इस चरण में शोध के पूर्व की स्थिति एवं शोध के पश्चात की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जो प्राप्त पदार्थों का सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद आता है निष्कर्ष। पदार्थों के विश्लेषण के परिणामों के आधार पर ही निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है। यह निष्कर्ष केवल नई जानकारी ही नहीं देता बल्कि उन क्रियाओं की ओर भी संकेत करता है जिसमें समस्या का समाधान किया जाता है। उन निष्कर्षों को सैद्धांतिक के बजाय व्यवहारिक स्वरूप स्पष्ट किया जाता है, क्योंकि इनके आधार पर क्रियाओं में सुधार कर परिवर्तन लाया जा सकता है। भावी कार्य योजना का निर्माण क्रियात्मक शोध एवं सतत एवं अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह आवश्यक नहीं है कि शोध समाप्त होने पर समस्या का 100% निराकरण हो सके। तो क्रियात्मक शोध तब तक निरंतर चलता है जब तक समस्या पूर्ण रूप से निराकरण न हो जाए। अगला प्रश्न है उत्तम परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा उत्तम परीक्षण की प्रमुख कसौटियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तम परीक्षण की जो प्रमुख कसौटियाँ होती हैं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है व्यापकता। तो व्यापकता जो होता है उत्तम परीक्षण की प्रमुख कसौटी होती है। व्यापकता से आशय है कि परीक्षण में इस प्रकार प्रश्नों को स्थान दिया जाए कि वे उस क्षेत्र के समस्त पहलुओं का मापन कर सके। उसके बाद आता है दूसरा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से आशय है कि परीक्षण उस स्तर के परीक्षार्थियों के अनुकूल हो, जो सम्मिलित हो, जो सभी प्रश्नों के एक निश्चित उत्तर हों, ताकि उन्हें जांचने में परीक्षक की भावना, विचार, पसंद नापसंद का मूल्यांकन पर कोई प्रभाव न पड़े। उसके बाद आता है वैधता। तीसरा, वैधता से हमारा आशय है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु परीक्षण का निर्माण हुआ हो उस उद्देश्य की पूर्ति करें। जैसे विज्ञान के प्रश्नपत्र में अंग्रेजी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह विज्ञान की योग्यताओं का परीक्षण न होकर भाषा का परीक्षण हो जाता है। उसके बाद आता है चौथा विश्वसनीयता। एक उत्तम परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता से हमारा आशय ऐसी परीक्षा से है जो उस बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम दे। चलिए, उसके बाद आता है मितव्ययिता। एक उत्तम परीक्षण हेतु यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक दृष्टि से मितव्ययी हो। उसका निर्माण समय, धन तथा शक्ति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। उसके बाद आता है सम्मान। परीक्षण इस प्रकार का हो जिसका प्रयोग उन सभी व्यक्तियों और परिस्थितियों पर किया जा सके जिसके लिए उनका निर्माण किया गया हो। उदाहरण, यदि कक्षा 5 का गणित प्रश्न पत्र जो कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए बनाया गया हो तो उनका प्रयोग प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में किया जा सके, इस सभी के लिए स्वीकार हो। तो यदि कक्षा 5 का गणित प्रश्न पत्र जो कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालय के लिए बनाया गया हो तो उसका प्रयोग प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में किया जा सके तथा सभी के लिए स्वीकार्य हो। अगला प्रश्न है परिकल्पना किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व चिंतन। परिकल्पना समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है। समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना होती है। समस्या के समाधान के लिए परिकल्पना का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक होता है। परिकल्पना मान्य तथा अमान्य दोनों हो सकता है। उदाहरण, एमडीएम से बच्चों के नामांकन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमारी समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु परिकल्पना एमडीएम से बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती है। यदि शोध के बाद बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती है तो परिकल्पना स्वीकृति की जाती है, और यदि कमी हो जाती है तो परिकल्पना अस्वीकृति की जाती है। तो आप लोग परिकल्पना समझ गए होंगे। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व चिंतन, यानी हम जो लोग चिंतन करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, उसको हम परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है, यानी हमें कोई समस्या आती है तो जब हम सोच कर उस समस्या का समाधान करते हैं उसी को हम कहते हैं परिकल्पना। चलिए, परिकल्पना के प्रकार के बारे में बात करते हैं। यहाँ 2 प्रकार की होती हैं, निर्देशित परिकल्पना एवं दूसरा होता है निर्देश रहित परिकल्पना। तो निर्देशित परिकल्पना, जब शोधकर्ता परिकल्पना से दिशा प्राप्त होती है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं।
या दो प्रकार की होती है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक परिकल्पना जिसमें परिकल्पना का कथन या होता है सकारात्मक होता है, जैसे एमडीएम से बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती है। नकारात्मक परिकल्पना जिसमें परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है, जैसे एमडीएम से बच्चों के नामांकन में कमी होती है, उसे निर्देश रहित परिकल्पना कहा जाता है। निर्देश रहित परिकल्पना के अंतर्गत निर्देश रहित परिकल्पना जब शोधकर्ता को परिकल्पना में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। शून्य परिकल्पना आती है, जैसे एमडीएम में बच्चों के नामांकन में ना तो वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है। अब हम क्रियात्मक शोध का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व तथा विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। तो जब क्रियात्मक शोध अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान क्रियात्मक शोध क्रिया का मूल आधार एवं समस्या हमारा और हल भी हमारा है। तो क्रियात्मक शोध अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान क्रियात्मक शोध है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार जो होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्रियात्मक शोध की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बात करते हैं। तो विद्यालय की परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन या सुधार लाने हेतु विद्यालय की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु, विद्यालय की गतिविधियों को विकसित करने हेतु, पाठ्यशागामी क्रियाकलापों के प्रति अध्यापक और छात्रों के रुचि उत्पन्न करने के लिए एवं विद्यालय के वातावरण में सुधार लाने हेतु, बच्चों के नवीन परिस्थितियों में समायोजन की समस्याओं का अध्ययन और समाधान करने के लिए, विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो नवाचार की जो आवश्यकता एवं महत्व होता है नवाचारों की पर नीचे दिया गया है, जिसमें पहला होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता हेतु नवाचारों का प्रयोग आवश्यक होता है। प्राचीन काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता था तथा विद्यार्थी का स्थान गौण होता था। शिक्षार्थी एक मूक श्रोता की भांति शिक्षक के विचारों को सुनता था। इस व्यवस्था में सुधार हेतु नवाचारों की आवश्यकता का अनुभव किया गया तथा नवाचारों की शिक्षा व्यवस्था में दो महत्वपूर्ण सुधार की प्राप्ति हुई, जिसमें दूसरा है ज्ञान का स्थायित्व, जिसमें शिक्षा में नवाचारों के प्रयोग से पूर्व छात्रों को प्राप्त ज्ञान कुछ समय के बाद विस्मृत हो जाता था। इसका मुख्य कारण छात्रों की सक्रिय भूमिका का न होना। नवाचारों के प्रयोग से छात्रों का पूर्ण रूप से सक्रिय रहने का प्रयास किया जाए, जिसके फलस्वरूप छात्रों के द्वारा ज्ञान अधिक समय तक विस्मृत नहीं हुआ। इस प्रकार ज्ञान के स्थायित्व हेतु शैक्षिक नवाचारों का प्रयोग को महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी एक पार्ट और है इसमें, नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान के लिए नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान नवाचारों के प्रयोग से ही संभव है। शिक्षण व्यवस्था में सूक्ष्म शिक्षण, अनुदेशन एवं दत्त शिक्षण आदि संपत्तियों को जन्म देने वाले को श्रेय नवाचार है। नवाचारों के अभाव से समस्त शिक्षक प्राचीन शिक्षण विधियों में शिक्षण कार्य करते हैं, जो कि दोषपूर्ण होता है। नवाचारों के प्रयोग द्वारा जब शिक्षकों द्वारा नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसका लाभ शिक्षक एवं छात्र को मिलने लगा। इस प्रकार नवाचारों को शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए गए, परंतु इसके पूर्ण सार्थक परिणाम दृष्टिकोण नहीं हुए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नवाचारों का प्रादुर्भाव हुआ और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग आसान हो गया। नवाचारों के प्रयोग से जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए वह सरलतापूर्वक प्राप्त होने लगे। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के लिए प्राचीन समय से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एवं अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था, जिससे छात्रों में ज्ञान के प्रति निरस्तता पैदा हो जाती थी। इसके परिणाम स्वरूप आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि नवाचार का प्रादुर्भाव हो। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रणाली का प्रयोग होने लगा। उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की जो प्रमुख विधियां होती हैं, सबसे पहले होता है नमूना तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न बनाना, फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना, फिर अंक तालिका व अंक प्रणाली तैयार करना, फिर प्रश्नों के क्रम में प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। नमूना तैयार करना मतलब होता है प्रश्न पत्र बनाने हेतु या प्रथम चरण होता है। इसमें निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें उद्देश्य आधार उन लक्ष्यों का चयन करना चाहिए जिनका परीक्षण करना है और महत्व के दृष्टिकोण से उनके अंक निश्चित करना। विषय वस्तु के विभिन्न पक्षों की ओर ध्यान देना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को शामिल करना। विकल्पों की योजना अर्थात संपूर्ण प्रश्न पत्र में समूचे तौर पर विकल्पों की व्यवस्था करना अथवा प्रत्येक प्रश्न के अलग अलग रूप में विकल्प देना। प्रश्न पत्र के भाग,
ब्लूप्रिंट की तैयारी मतलब प्रश्न पत्र के उपयुक्त ढांचे को ब्लूप्रिंट के में ठोस रूप दिया जाता है। इसमें 3 बातें शामिल होती हैं: उद्देश्य, विषय वस्तु जिसकी परीक्षा होनी है, प्रश्नों के प्रकार। उसके बाद तीसरा है प्रश्न बनाना। तो प्रश्न पत्र का निर्माण ब्लूप्रिंट के आधार पर करना चाहिए। इसमें 3 बातों को ध्यान रखना चाहिए: उद्देश्यों को परिभाषित करना, उद्देश्यों को विशिष्टताओं में बदलना एवं विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, प्रश्न पत्र लिखित संपादन। प्रश्न पत्र के संपादन हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिसमें प्रश्नों को अलग अलग भाग बनाकर उनका एकत्रीकरण करना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अतिलघुत्तरीय प्रश्नों, लघुत्तरीय प्रश्नों तथा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों उचित अनुपात में लेना चाहिए। उसके बाद है निदानात्मक परीक्षण से क्या आपका समझते हैं। तो इसका मतलब होता है शिक्षक छात्रों के शैक्षिक कमियों के कारणों का पता लगाने हेतु जो भी वैज्ञानिक पद्धति अपनाता है और उसका अपनाने के क्रम में जो भी कार्य करता है उसको हम निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण के जो उद्देश्य होते हैं: शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना, समस्याओं के समाधान संबंधी कारणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपायों में सहायता करता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इसमें होने वाला लाभ बताइए। तो उपचारात्मक शिक्षण शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होता है। इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को ज्ञात कर उनका निवारण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण केवल कक्षा 2 तथा 3 के बच्चों के लिए होता है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। अब हम इसके लाभ के बारे में देखते हैं। इसमें छात्रों में उपस्थित कठिनाइयों का पता चल जाता है और उनका निराकरण हो जाता है। इसमें छात्रों का मानसिक विकास किया जाता है। इसके उपयोग से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। क्रियात्मक सोच के अंतर्गत यादृच्छिक रैंडम विधि क्या कहलाती है। तो क्रियात्मक सोच के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग इकाई न्यायादर्श कहलाता है। न्यायादर्श की यादृच्छिक विधि वह विधि है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक इकाई को चुन जाने की संभावना समान होती है। क्रियात्मक सोच क्या होता है, इसका मूल आधार क्या है। तो अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक सोच होता है। विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने तथा परिवर्तन लाने की महत्वपूर्ण विधि क्रियात्मक सोच होती है। एवं समस्या हमारी और हल भी हमारा ही क्रियात्मक सोच का मूल आधार होता है। मापन तथा मूल्यांकन में अंतर बताइए। अभी हमने अतिलघुत्तरीय प्रश्न में मापन तथा मूल्यांकन में अंतर देखा था। तो अगर आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपका अतिलघुत्तरीय बहुविकल्पी प्रश्न सब इसी से क्लियर हो जाता है, क्योंकि वही प्रश्न बार बार छोटा करके पूछा जाता है। जैसे अभी अतिलघुत्तरीय में आपने मापन और मूल्यांकन पढ़ा था, दीर्घोत्तरीय में आ गया। अगर आप लोग पूरा दीर्घोत्तरीय अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका अतिलघुत्तरीय बहुविकल्पी सब क्लियर हो जाता है। चलिए मापन तथा मूल्यांकन में अंतर देखते हैं। तो पहले हम मूल्यांकन में बात लेते हैं। मापन मात्रात्मक होता है। तो मापन जो होता है वो मात्रात्मक होता है। मूल्यांकन जो होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो मापन कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। मूल्यांकन मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो मापन में तुलनात्मक तथा अध्ययन नहीं किया जाता। तो मूल्यांकन मापन जो होता है मात्रात्मक होता है, मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों होता है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मापन में तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है तो मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मापन में अल्प समय एवं कम साधनों का प्रयोग होता है तो मूल्यांकन में अधिक समय एवं अधिक की आवश्यकता होती है। मापन मूल्यांकन के पूर्व होता है। तो मापन जो होता है मूल्यांकन के पूर्व होता है। तो आप लोग मापन और मूल्यांकन में अंतर समझ गए होंगे। मूल्यांकन जो होता है मापन के पश्चात होता है। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के पक्षों का वर्णन कीजिए। क्या है, मूल्यांकन के पक्षों का वर्णन कीजिए। तो मूल्यांकन से आशय मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब शिक्षक द्वारा सीखने सिखाने अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो अधिगम स्तर की जांच होती है। इसे ही मूल्यांकन कहा जाता है। तो मूल्यांकन से आशय मूल्यांकन निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। जब शिक्षक द्वारा सीखने सिखाने अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो अधिगम स्तर की जाँच होती है। इसे ही मूल्यांकन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि मूल्यों का अंकन ही मूल्यांकन है। अधिगम स्तर की जांच जिस प्रक्रिया द्वारा की जाती है उसे मूल्यांकन कहते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है इसका निर्धारण जिस प्रक्रिया के तहत करते हैं वह प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन के मूल्यांकन के प्रमुख 3 पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष होता है। संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत वह शैक्षिक उद्देश्य आते हैं जो मुख्यतः मानसिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। इस पक्ष के मुख्य 6 स्तर होते हैं जिसमें ज्ञान होता है। ज्ञान में वस्तुओं, शब्दों, प्रसंगों, प्रक्रियाओं, स्थितियों की परिचयात्मक सूचना का ज्ञान कहलाती है। बोध दूसरा होता है। बोध में ज्ञान भी शामिल रहता है तथा एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इसे समझने की दक्षता का सबसे प्रारंभिक स्तर कहा जा सकता है। इसके बाद हम अनुप्रयोग ज्ञान एवं बोध स्तर पर सीखी गई प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्थितियों में प्रयोग करना अनुप्रयोग कहलाता है। फिर विश्लेषण आता है जिसमें बताई गई बातों को हम स्पष्ट करना विश्लेषण का उद्देश्य होता है। फिर आता है संश्लेषण। संश्लेषण में विभिन्न तत्वों एवं भागों को क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करना ही संश्लेषण कहलाता है। फिर आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन पक्ष का सर्वोत्तम स्तर होता है या सबसे जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। फिर आता है भावात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष का व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार होता है या व्यक्तियों के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है जिसमें ज्ञात होता है कि इसमें किस प्रकार की अभिवृत्तियाँ, रुचियों, प्रवृत्तियाँ आदि का विकास हुआ है। भावात्मक पक्ष निम्न वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला, ग्रहण करना, अभिज्ञा, ग्रहण करने की इच्छा, चयनित अवधान, अनुक्रिया करना, अनुगमन, उत्तर देने की इच्छा, अनुक्रिया में आदि। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यों को ग्रहण करना, मूल्य के लिए वरीयता। फिर आता है वचनबद्धता जिसमें फिर चौथा संगठन में भी कई भाग होते हैं जैसे मूल्य का संपत्त्यन, मूल पद्धति का संगठन, मूल द्वारा विशिष्टीकरण, सामान्यीकृत विन्यास, लक्षण वर्णन। फिर आता है क्रियात्मक पक्ष। इसमें कौशलात्मक पक्ष भी कहा जाता है। क्रियात्मक पक्ष मुख्यतः मांसपेशियों, आंगिक गतिविधियों से संबंधित होता है जो किसी कार्य के करने से शरीर के अंगों के दक्षता पूर्ण कुशल संचालन के भाव को लेकर या कौशल आधारित मूल्यांकन कहलाता है। इसके द्वारा बच्चों के अंदर शारीरिक श्रम के प्रति भावात्मक प्रेम का मूल्यांकन किया जाता है। कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत निम्न बातों को शामिल किया जाता है: उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समायोजन, स्वभावी। कारण जो उसका होता है आदत व व्यवहार, कौशल, कार्यक्रम, निष्ठा आदि। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व को बताइए या व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। आइए हम व्यापक मूल्यांकन देखते हैं। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यांकन का वह तरीका जिसके द्वारा बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, समस्त गुणों तथा विशेषताओं का मूल्यांकन सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यांकन का वह तरीका जिसके द्वारा बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, समस्त गुणों तथा विशेषताओं का मूल्यांकन सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। चलिए, व्यापक मूल्यांकन का जो महत्व होता है इसमें व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष शामिल होते हैं। यह मूल्यांकन बच्चों के विकास के लिए और शैक्षिक गुणवत्ता पाने के लिए आवश्यकता है। व्यापक मूल्यांकन छात्रों की अभिवृत्तियों का मूल्यांकन करता है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों की अभिरुचियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य का भी मूल्यांकन किया जाता है जैसे लंबाई, वजन, निरोगता आदि। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का सामाजिक विकास भी किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों से में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी किया जा सकता है। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा छात्रों में नेतृत्व के गुणों का भी विकास किया जाता है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होती है। तो मूल्यांकन लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक दोनों प्रकार का होना चाहिए। सतत मूल्यांकन में बच्चों के अधिगम के शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन होता है। व्यापक मूल्यांकन के में बच्चों के शैक्षिक पक्ष के साथ साथ शैक्षिक पक्षों का भी मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम को समझाइए। तो मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम से तात्पर्य होता है अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना। ग्रेड अंक 1, 2, 3, 9 आदि या अक्षर ABCD आदि हो सकते हैं। एक ग्रेड प्राप्तांक के प्रतिशत को एक सीमा तक परिचायक होता है। जैसे कि यदि 1 या A% 90% से ऊपर प्राप्तांक का परिचायक किसी परीक्षा में माना गया है उसमें 90% से अधिक प्राप्तांक वाले एक या A ग्रेड दिया जाता है। जहां अध्ययन के कई विषय या क्रियाएं जहां प्रत्येक विषय भी क्रिया में निर्धारित ग्रेड की प्रतिशत के अनुसार ग्रेड दिया जाता है एवं आवश्यकता अनुसार प्राप्तांकों के समग्र योग को भी हम ग्रेड में व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे जो अब रिजल्ट आता है वो ग्रेड सिस्टम में आता है, ग्रेड प्रणाली अपनाई जाती है, अब परसेंटेज लिख के नहीं आता है।
शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की आवश्यकता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध एक ऐसा शोध माना जाता है जिसमें विद्यालय मन परिस्थितियों में विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा स्वतः अनुभव की जाने वाली समस्याओं के समाधान का प्रयत्न वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। उदाहरण के लिए कक्षा 4 का शिक्षक यह अनुभव करता है कि उसकी कक्षा में लगभग आधे छात्र विलंब से आते हैं या अधिकांश छात्र मध्याह्न भोजन के साथ साथ घर चले जाते हैं। इसी प्रकार शिक्षक बालकों की किसी सीखने की समस्या का अनुभव करता है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु क्रियात्मक शोध उपयुक्त रहता है, इसलिए शोध की क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है। न्याय दर्श की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो किसी जनसंख्या से चुनी गई कुछ ऐसी इकाइयों का समूह जो जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करे न्याय दर्श कहलाता है। जनसंख्या के प्रतिनिधित्व से तात्पर्य उसके गुण चर के प्रतिनिधित्व से है, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही न्याय दर्श की एक विशेषता उसका पर्याप्त संख्या में होना होता है। जहाँ न्याय दर्श के चयन में कई चर उदाहरण आयु, कक्षा, लिंग, बुद्धि लुब्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि नियंत्रण करना होता है, वहाँ किसी के लिए चुने गए न्यायाधीश की अपेक्षा कम संख्या में न्यायाधीश पर्याप्त होता है। इस प्रकार न्यायाधीश की संख्या की पर्याप्तता का संबंध अध्ययन उद्देश्य से होता है। चलिए क्रियात्मक शोध के प्रथम चरण को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण जो होता है समस्या की पहचान एवं विशिष्ट समस्या का निर्धारण क्रियात्मक शोध हेतु आवश्यक होता है। शोधकर्ता अध्ययन की समस्या की पहचान करें। यह समस्या उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित होगा। समस्या का उसे स्वतः अनुभव होना चाहिए। इसी आधार पर अध्ययन की विशिष्ट समस्या का निर्धारण किए जाने से अनुसंधानकर्ता को योजनाबद्ध कार्य करने की योजना बनाने में सुविधा होती है। इस प्रकार विशिष्ट समस्या का निर्धारण समस्या की पहचान से पूर्ण रूपेण संबंध रखता है। अब बात करते हैं हम क्रियात्मक शोध के अंतिम चरण का वर्णन कीजिए। तो क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण होता है इसमें अनुवर्ती कार्यक्रम होते हैं। अनुसंधानकर्ता वह अपने शोध के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त कर लिया, उसे संबंधित अनुवर्ती कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा अनुभूत समस्या जिसका अध्ययन किया गया है विकराल रूप धारण कर सकती है। इस संबंध में विद्यालय के प्रशासन, सहयोगी शिक्षकों आदि से परामर्श लेते हुए कार्य की योजना तैयार कर लाभान्वित करना चाहिए। यह कहना उचित होगा कि बिना समुचित अनुवर्ती कार्यक्रम के क्रियात्मक शोध अर्थहीन हो जाता है। तो क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण होता है इसमें अनुवर्ती कार्यक्रम होता है। तो अनुसंधानकर्ता वह अपने शोध के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त कर लिया, उससे संबंधित अनुवर्ती कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा अनुभूत समस्या जिसका अध्ययन किया गया है विकराल रूप धारण कर सकती है। इस संबंध में विद्यालय के प्रशासन, सहयोगी शिक्षक आदि से परामर्श लेते हुए कार्य की योजना तैयार कर लाभान्वित करना चाहिए। यह कहना उचित होगा कि बिना समुचित अनुवर्ती कार्यक्रम के क्रियात्मक शोध अर्थहीन हो जाता है। अब हम क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्यविधि का वर्णन कीजिए पे बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्यविधि से तात्पर्य यह है कि शोध कार्य की वास्तविक रूपरेखा से होता है। शोध को कितनी अवस्थाओं में और प्रत्येक अवस्था को कितनी अवधि में पूरा किया जाएगा, इसके साथ ही प्रत्येक अवस्था में जो प्रयोग किए जाने उपकरणों एवं अन्य कोई विशेष बिंदु हो तो उसकी भी जानकारी इसमें मिलनी चाहिए। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्यविधि से तात्पर्य शोध कार्य की वास्तविक रूपरेखा से होता है। शोध को कितनी अवस्थाओं में और प्रत्येक अवस्था को कितनी अवधि में पूरा किया जाएगा, इसके साथ ही प्रत्येक अवस्था में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों एवं अन्य कोई विशेष बिंदु हो तो इसकी भी जानकारी इसमें मिलनी चाहिए। क्रियात्मक शोध में कार्यविधि का निर्णय उपलब्ध समय, उपलब्ध संसाधन एवं उपकरणों आदि की तैयारी में लगने वाले समय के आधार पर यह कहना होगा कि किंतु कार्यविधि का निर्धारण क्रियात्मक परिकल्पना की जांच के प्रकाश में ही किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, मापन के आपस में संबंधी व्याख्या कीजिए। तो मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण एवं मापन के संबंध को समझने के लिए सर्वप्रथम मापन का जानना होगा। मापन में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा विशेषताओं का गुणात्मक, मात्रात्मक वर्णन किया जाता है। मूल्य निर्धारण तथा मूल्यांकन में भी मापन किया जाता है, किंतु दोनों में दृष्टिकोण का अंतर होता है। मूल्य निर्धारण किसी संदर्भ विशेष में निर्धारित प्रक्रिया से उत्पन्न गुण या विशेषता का मापन होता है, जबकि मूल्यांकन में मूल्य निर्धारण के साथ साथ प्राप्त परिणाम के आधार पर निर्धारण प्रक्रिया में संशोधन तथा परिवर्धन करने की दृष्टि भी रहती है, जिससे संदर्भ के उद्देश्य में प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार के मूल्य निर्धारण उपयोगिता बताता है, जबकि मूल्यांकन वांछनीयता को बताता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर, इसमें प्रयोग किए जाने वाले प्रश्नों निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ के संदर्भ में होता है। अतः इन दोनों परीक्षण में अंतर होता है कि निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ इन दोनों प्रकार के प्रश्नों में अंतर के आधार पर समझा जा सकता है।
निबंधात्मक प्रश्न में उत्तरदाता को उत्तर की स्वतः रचना करने एवं अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर रहता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उत्तरदाता को दिए गए प्रश्न के उत्तर के विकल्प में अपने अपने उत्तर का चुनाव करना होता है। निबंधात्मक प्रश्नों की रचना सरल होती है और इसमें अंकन व्यक्तिनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना कठिन होती है किंतु इसमें अंकन वस्तुनिष्ठ होता है। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या हैं? प्रश्नों को पूछते क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए हम इस पर ध्यान देते हैं। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या हैं? प्रश्न पूछते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त होनी चाहिए, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वह विचारोत्तेजक हो। इसके अलावा प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करने वाला हो, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। कक्षा में प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। प्रश्न कक्षा में एक बार प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करें, प्रश्न को बार बार दोहराना या तत्काल शब्दावली परिवर्तित कर प्रश्न नहीं करना चाहिए। शिक्षक का स्वर स्पष्ट एवं इतना ऊंचा हो कि पूरी कक्षा सुन सके। प्रश्न पूरी तरह कक्षा से पूछें, फिर कुछ देर रुककर किसी छात्र से उत्तर देने को कहें। प्रश्न क्रमबद्ध ढंग से पूछें और इनमें व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखें। एक प्रश्न का ठीक उत्तर मिल जाने के पश्चात अगला प्रश्न करें इत्यादि। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्रियात्मक शोध के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो क्रियात्मक शोध एक ऐसा शोध है जिसमें शिक्षा संस्था की सामान्य परिस्थितियों में संस्था से संबंधित लोगों द्वारा स्वतः अनुभव की जाने वाली समस्याओं के समाधान का प्रयास वैज्ञानिक ढंग से स्वतः उनके द्वारा किया जाता है। इसके महत्व को इस प्रकार बताया जा सकता है। इसमें शोध की समस्या विद्यालय परिवार के लोगों द्वारा स्वतः अनुभव की गई होती है। यह एक लचीली प्रक्रिया होती है जिसमें आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इस संस्था के सामान्य परिस्थितियों में बिना किसी अनियंत्रित परिस्थिति उत्पन्न किए जा सकता है। इसमें विद्यालय को अनुभूत समस्याओं के कम समय में वैज्ञानिक ढंग से समाधान सहायता मिलती है। क्रियात्मक शोध के विभिन्न चरण लिखिए। तो इसको देखते हैं। या क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? तो क्रियात्मक शोध के चरण निम्न हो सकते हैं। समस्या की पहचान व विशिष्ट समस्या का निदान करना, समस्या चुनने के कारण एवं क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना, क्रियात्मक परिकल्पना की जांच हेतु आवश्यक पद्धति के उपकरण विधि या क्रियात्मक शोध की कार्यविधि या विकल्पना का करना, निष्कर्ष अनुवर्ती कार्यक्रम आदि। क्रियात्मक शोध से प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाला उपकरण निम्न हो सकते हैं। प्रोफार्मा, प्रश्नावली, मानक या शिक्षक निर्मित परीक्षण, व्यवहारिकता एवं सामूहिक कार्य, साक्षात्कार, कथन, प्रश्नोत्तर, अवलोकन, निरीक्षण इत्यादि। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें विद्यार्थी को लिखित रूप या व्यवहारिक ढंग से कार्य करते हुए संपन्न करना होता है। शिक्षक के कथन, निर्देश, अवलोकन, निरीक्षण आदि के शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। नवाचार की शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में आज नवाचार की अत्यधिक आवश्यकता स्वीकार की जाती है। आज पाठ्यक्रमी, विद्यालय पर्यावरण एवं प्रबंध आदि क्रियाओं में परिवर्तन वांछित हो गया है। इससे संबंधित कार्यों में बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बदलाव के लिए संसाधन सीमित होते हैं अतः कार्यों के नवीन ढंग में से कार्य करना लाभप्रद होता है। इसलिए नवाचार का विशेष महत्व हो जाता है। इसमें शिक्षक, छात्र, विद्यालय के प्रशासक आदि के सहयोग से शिक्षण एवं शिक्षा से संबंधित क्रियाओं को नए ढंग से करने की योजना बनाकर उनको कार्यान्वित किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव होगा और संस्था से संबंधित तमाम समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा के नवाचार के प्रमुख क्षेत्र निम्न हो सकते हैं। शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु दल शिक्षण आदि तकनीकियों का प्रयोग के साथ साथ ही स्थानीय संसाधनों, अवकाश प्राप्त शिक्षक, विशेषज्ञ, विद्वान, सूचनाएं, ऐतिहासिक स्थल आदि का उपयोग और उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन, कक्षा में कक्षेतर शिक्षा, पाठ्य आगामी क्रियाएं, प्रार्थना सभा, विद्यालय का प्रबंध, समुदाय से अच्छे संबंधों की स्थापना, विद्यालय में मानवीय संबंध को महत्व इत्यादि होता है। अवलोकन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो मानव अपने आसपास होने वाली घटनाओं को देखता रहता है। इस प्रकार उन्हें देखने या अवलोकन से या उनके विषय में जानता या समझता है। दूसरे शब्दों में कहें या अवलोकन व्यक्ति या घटना के विषय में बताने में सहायक होता है। यद्यपि मापन के एक उपकरण के रूप में वस्तुनिष्ठ रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, फिर भी अनेक परिस्थितियों में इसे स्वीकार व्यवहार के मापन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए छोटे बच्चों के व्यवहार के मापन व समझने के लिए अवलोकन उपयुक्त रहता है, क्योंकि मौखिक या लिखित रूप से अपने को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार अनपढ़ व्यक्तियों में, मानसिक रोगियों, विकलांगों के लिए अवलोकन का सदुपयोग किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध में भी अवलोकन का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। तो बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया है? तो ब्लूम टेक्सोनॉमी आप लोग ने पढ़ी होगी। इसमें उन्होंने कई पक्ष दिए थे। जैसे बालक का भावात्मक पक्ष जो होता है, ब्लूम के अनुसार बालक के भावात्मक पक्ष में प्रमुख उपवर्ग निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे ग्रहण करना होता है पहले, जिसको ध्यान देना भी कहते हैं। इस वर्ग को संपत्ति पर ध्यान देने के 3 विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे
अभिज्ञा के बाद ग्रहण करने की इच्छा, उसके बाद नियंत्रित या चयनित अवधान, उसके बाद अनुक्रिया करना या स्तर उन अनुक्रियाओं से संबंधित है जिनका उद्देश्य केवल प्रत्यय एवं अवधान देना नहीं होता, या वर्ग रुचि का उद्देश्य भी कहा जाता है, जहाँ बालक प्रत्यय से पूर्व रूप से संलग्न हो जाता है। अनुगमन, उत्तर देने की इच्छा, अनुक्रिया में तृप्ति, मूल्यांकना या शैक्षिक उद्देश्यों की मात्र ऐसा वर्ग है जिससे संबंध में अध्यापक समान रूप से बात करते हैं। इसका प्रयोग भी समान रूप से ही किया जाता है। कोई प्रत्यय, वस्तु या व्यवहार महत्वपूर्ण होता है। मूल्य को ग्रहण करना, मूल के लिए वरीयता, वचनबद्धता, संगठन, अधिगम करने के लिए अनेक मूल हो सकते हैं तथा उसमें सामने समस्या होती है। मूल का संपत्यन, मूल पद्धति का संगठन आदि। मूल द्वारा विशिष्टीकरण, इस स्तर पर हमारा संबंध दो तत्वों में इंगित करना होता है। उसके इस नियंत्रित व्यवहार को हम सामान्यीकृत करना होता है। प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है? तो प्रतिमान संदर्भित या कसौटी संदर्भित में यह अंतर होता है। प्रतिमान संदर्भित मापन में छात्र द्वारा अर्जित कुल ज्ञान का पता लगता है। निष्कर्ष संदर्भित मापन में छात्र द्वारा अर्जित विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों का पता लगता है। निष्कर्ष संदर्भित मापन से यह ज्ञात होता है कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों में से छात्र ने क्या अर्जित किया है और क्या अर्जित नहीं किया है। तो प्रतिमान संदर्भित मापन में हम किसी समूह के संदर्भ में छात्र विशेष के अन्य छात्रों की तुलना में कितना अर्जित किया गया है यह ज्ञात किया जाता है, जबकि निष्कर्ष संदर्भित मापन में निरपेक्ष रूप से किसी छात्र के कितना ज्ञान अर्जित किया है या जाना जाता है। वहीं प्रतिमान संदर्भित मापन में छात्रों के अधिगम असफलता का मूल्यांकन सापेक्षित रूप से किया जाता है, जबकि निष्कर्ष संदर्भित मापन द्वारा शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों की अधिगम क्षमता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। एवं प्रतिमान संदर्भित मापन में समान रूप से विस्तृत क्षेत्र पर फैले होते हैं, जबकि निष्कर्ष मापन में परीक्षण के बाद कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के दृष्टि से रखते हुए इन्हीं उद्देश्यों तक सीमित होते हैं। क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। तो विद्यालय की कार्य पद्धति में अनेक सुधार तथा परिवर्तन लाने के लिए यह शोध उपयोगी होता है। जनतंत्रात्मक मूल्यों की सुरक्षा के लिए यह उपयोगी है। वैज्ञानिक आविष्कार, प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए यह उपयोगी होता है। विद्यालय में यांत्रिकता एवं रूढ़िवादिता वातावरण समाप्त करने के लिए नियमित यह उपयोगी होता है। शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से या अपनी कार्य प्रणालियों का मूल्यांकन करने हेतु उनमें तदनुकूल परिवर्तन लाने के प्रति समर्थ एवं क्षमतावान बनाने में उपयोगी होता है। छात्रों की बहुमुखी प्रगति हेतु विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावपूर्वक रीति से करने के लिए उपयोगी होता है। छात्रों की उपलब्धियों का स्तर बढ़ाने के निमित्त यह उपयोगी होता है। मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। तो मूल्यांकन छात्रों के चयन में सहायता करता है। मूल्यांकन विशिष्ट योग्यता की माप में सहायता करता है। मूल्यांकन पाठ्य विषयों में चुनाव में सहायता करता है। मूल्यांकन के द्वारा बालकों की व्यावसायिक योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों के प्रगति का ज्ञान होता है एवं मूल्यांकन द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान संभव होता है। मूल्यांकन के द्वारा ही कौन किस क्षेत्र में जाने की योग्य है इस बात का पूर्व कथन किया जा सकता है। मूल्यांकन शिक्षक की योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व का शिक्षण क्षमता का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन पाठ्यक्रम का निर्माण तथा शिक्षा विधियों के चयन में सहायता करता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के दो भागों में बांटकर समझाया जा सकता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रत्यास्मरण रूप होता है, एक अभिज्ञान रूप होता है। तो प्रत्यास्मरण रूप इस प्रकार के प्रश्नों या पदों को किसी सीखे हुए लक्ष्य का पुनः स्मरण करके उत्तर दिया जाता है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, साधारण प्रत्यास्मरण, रिक्त स्थान पूर्ति रूप। दूसरा होता है विज्ञान रूप। इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर पहचान के आधार पर दिए जाते हैं। या प्रश्न निम्न प्रकार के होते हैं: एकांतर प्रत्युत्तर रूप, विकल्प पद, मिलान पद, वर्गीकरण पद। रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक स्पष्ट कीजिए। तो रचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता सुधार के लिए होती है, इसी के आधार पर करना संभव होता है। इस मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि आदि गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है जिससे इस शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि को और अधिक उत्तम, प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाया जा सकते, या इसलिए भी आवश्यक होता है जिसमें किसी निर्माणाधीन प्रभावशाली उपयोगिता बनाया जाती है। इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि उसमें निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि का अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन, परिमार्जन किया जा सके। उदाहरण, किसी कक्षा के छात्रों के लिए किसी विषय का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय प्रारंभिक रूप का इस दृष्टि से किया जाता है कि उसका अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें वांछित सुधार किया जा सके। इस प्रकार यदि किसी नवीन शिक्षण विधि का विकास करना हो तो शिक्षक उस शिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम छात्रों के प्रतिनिधि समूह पर करता है और इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों या मूल्यांकन द्वारा वह निष्कर्ष पर पहुँचकर प्रयास करता है। शैक्षिक मापन में मूल्यांकन की अवधारणा। तो समानता मापन शब्द हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में किसी वस्तु के लिए प्रदान की गई ठीक मात्रा या संख्या का परिचालक होता है। किसी वस्तु के गुणों का उचित इकाई में मूल्यांकन करना ही मापन कहलाता है। शिक्षण के अंतर्गत यदि हम छात्र की योग्यता एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो यह मापन कहलाता है। जैसे इस समय विद्यालय में जिन जिन परीक्षाओं को प्रयोग किया जाता है उनमें हम छात्रों की माप
करते हैं तथा उसके अंक प्रदान करके संख्यात्मक विधि में प्रकट करते हैं। इसे हम माप कहते हैं। अतः मापन में प्रेक्षण है जिन्हें मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु की मात्रा कितनी होती है। मूल्यांकन से आशय शाब्दिक दृष्टि से मूल्यांकन का मूल्य का अंकन होता है। यह ज्ञात है कि मापन माध्यम से मात्र किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को मानक शब्द, चिन्हों अथवा इकाइयों, अंकों से व्यक्त किया जाता है। मूल्यांकन के तहत इन परिणामों की व्याख्या की जाती है और व्याख्या कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर की जाती है। इस व्याख्या द्वारा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की यथा विशेषता की सापेक्षित स्थिति स्पष्ट की जाती है। जैसे यदि हम कहते हैं कि सोहन ने गणित में 80 नंबर अर्जित किया है तो इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अधिकतम नंबर 90 है। कक्षा का साथ मूल नहीं जुड़ा है। लेकिन यदि हम कहते हैं कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में सोहन औसत नंबर 45 है, न्यूनतम नंबर 25 है, तो हम 80 नंबर का मूल निर्धारित करते हैं। या 80 नंबर कितने अच्छे हैं, इस तरह के प्रश्नों की सहायता से 80 नंबर के मूल का निर्धारण करते हैं। अतः इसी मूल का अंकन ही मूल्यांकन कहलाता है। पाठ्य से आगामी क्रियाकलाप में उपयोगिता की जाने वाली 2 शैक्षिक नवाचारों का उदाहरण दीजिए। जिसमें पहला होता है खेलकूद, जिसमें कुछ वर्ष पूर्व तथा खेलकूद की पाठ्यक्रम से बाहर की चीज़ों समझा जाता है। इसके आंतरिक क्रिया माना जाता है। इस समय के लोग खेलकूद को समय की बर्बादी मानते थे और पाठ्यक्रम में शामिल करना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, और सारा उद्देश्य पाठ्यक्रम आधारित विषयों को पढ़ाना होता था। कुछ विद्यालय में 5-4 पाठ्यक्रम खेलकूद व समय बेसिस को मानते थे, परंतु इस समय सारणी में स्थान नहीं देते थे। किंतु धीरे धीरे इस धारणा में परिवर्तन आया और आजकल इन क्रियाओं को शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग माना जाता है। वाद विवाद प्रतियोगिता आदि भी कराई जाती है। वाद विवाद प्रतियोगिता पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके माध्यम से छात्रों में व्यक्तित्व का विकास होता है, छात्रों में चिंतन शक्ति बढ़ती है, भाषा पर अधिकतर बढ़ता है एवं आत्मविश्वास, तर्क शक्ति का भी विकास होता है एवं छात्रों में विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा करने में अनेक ज्ञान में वृद्धि होती है एवं छात्रों में व्यक्तिगत विकास में वाद विवाद प्रतियोगिता का विशेष महत्व होता है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के संसद के अंतर्गत हमने शैक्षिक मूल्यांकन एवं नवाचार डीएलएड 3rd सेमेस्टर की संपूर्ण सीरीज का इम्पॉर्टेंट प्रश्न को करा दिया। ऐसे ही हम डीएलएड 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर एवं 3rd 4th सेमेस्टर के सारी क्लासेज का मैराथन क्लास हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की कंप्लीट विथ PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे और क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।